Welcome to BSEP Academy online classes. Students, today in this video we will study about allergy. इसके पहले डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी. बैक्टीरियल डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, वायरल डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, ठीक है, हेलमिंथिस डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, फंगल डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, उसका क्योर क्या है, कैजुकेटिव पैथोजेंस क्या है, और साथ साथ ये भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 है यह, इसमें ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है, और इम्यूनिटी के साथ साथ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी पढ़ चुके हैं. उसी से रिलेटेड आगे का जो टॉपिक है वो है क्या, एलर्जी, जो ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलर्जी? एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए फॉरेन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलर्जी, या हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी थ्रू ए फॉरेन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एलर्जी. एलर्जी का मतलब ही क्या है कि एक्स एग्रीगेटेड आर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम. जैसे कोई भी बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी उसे डिफेंड करेगी, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी. तो उससे कई तरह के हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, या रेडनेस ऑफ आइज, या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन दिखाई देने लगता है बॉडी के ऊपर. तो यह जो रिस्पांस है बॉडी का उस फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, इसी को कहते हैं क्या हम, एलर्जी. और यह लगभग सबको, किसी को लगभग पता नहीं होता कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है. डिजीनेस भी हो सकता है, किसी पार्टिकुलर टाइप के स्मेल से भी हो सकता है. तो एक्स एग्रीगेटेड आर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू ए सर्टेन एंटीजेंस. और एंटीजेंस के बारे में भी ऑलरेडी बता चुके हैं. एंटीजेंस क्या होते हैं? एनी टाइप ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस विच आर इंटर्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एंटीजेंस. उसमें वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, पॉलेंस हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, इट इज कॉल्ड एंटीजेंस. और जैसे ही कोई एंटीजेंस एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगा, उससे फाइट करना शुरू करेगा. तो हमारी बॉडी में कुछ रिस्पॉन्सेस दिखाई देने शुरू होते हैं, इसी कहते हैं क्या हम, एलर्जी. अब आते हैं कि 10 सब्सटेंसेस आर एजेंट, एलर्जेंट जिसे कहेंगे. एलर्जेंट क्या होते हैं कि 10 सब्सटेंसेस विच काजेज द एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जेंट्स. एलर्जेंट्स के फॉर्म में अभी जस्ट बताया, पॉलेंस, किसी फ्लावर की स्मेलिंग हम ले रहे हैं, उसके पॉलेंस हमारे नोज में आ गए, एट वंस हम स्नीजिंग करना शुरू कर देते हैं. या किसी माउंटेनियस रीजन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे प्लेस पे चले गए और वहाँ पर जो जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है. तो वह हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं क्या, एलर्जी. ठीक है. अब एलर्जेंस के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, अभी बताया एंटीजेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गए, एनिमल डेंडर्स हो गए. एनिमल डेंडर्स का मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कैट्स है, पेट्स जो एनिमल्स होते हैं, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, उसके डेंडर्स, उसके जो हेयर्स होते हैं उससे भी बॉडी को एलर्जी हो सकती है. डस्ट हो गया, फीदर्स हो गया, ड्रग्स लाइक पेंसिलिन, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं कि कुछ पर्सन के लिए क्या वह एक एलर्जेंट के रूप में वर्क करते हैं. जैसे वह उस ड्रग्स को ले रहा है तो उसे एलर्जी हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी बॉडी में, ये रैसेस आने लगते हैं, रेड कलर के रैसेस बॉडी पर आ सकते हैं, स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है. तो यह इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, और इसी कहते हैं क्या हम, एलर्जी. ठीक है. अब इम्यूनोग्लोबिन जो अल्फा होता है, आईजीई एक क्या है, एंटीबॉडीज है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन. हम एंटीबॉडीज के बारे में पहले भी बता चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं ऑलरेडी. तो आईजीई का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर फाइट करते हैं. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस. वही रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं आईजीई और एलर्जेंस के अगेंस्ट. यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है एलर्जेंस एंड एलर्जी सिम्पटम्स, जैसे पार्टिकल्स इन एयर, अभी जस्ट बताया कि कोई फ्लावर को स्मेल कर रहा है, उसका पॉलन जो हमारे नोज में एंट्री कर गया. डस्ट माइट डेरिप्स, कहीं इसका डस्ट वगैरह है, डस्ट है, पाउडर्ड फॉर्म में है. एनिमल्स डेंडर्स हो गया. एलर्जिक सिम्टम्स के रूप में जैसे वाटरी आइज हो सकता है, या रनिंग नोज, ईचिंग इन थ्रोट्स, किसी भी तरह का हाइपर सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में दिखाई दे सकता है, इसे हम कहते हैं क्या, एलर्जी. तो एलर्जी का मेन जो डिफिनीशन क्या हुआ, एक्स एग्रीगेटेड आर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू ए सर्टेन एंटीजेंस
which are present in the environment is called allergy. Next, इसके काजेज क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स लाइक द हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द जो मास्ट सेल, जो हमारे बॉडी में जो मास्ट सेल होते हैं, वह जैसे ही हम जब किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो मास्ट सेल तुरंत एटवांस उसी समय एक प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है, या पहले से वह प्रेजेंस होता है, वो होता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब आगे आ गया, इसे समझ सकते हैं, आईएन आ गया, आईएन आ गया तो इसका मतलब क्या? वो एक प्रोटीन है, तो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एटवांस उस मास्ट सेल रिलीज करना शुरू करता है और हमारे बॉडी में तुरंत हाइपर सेंसिटिविटी या इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए एलर्जी के लिए हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में क्या आएगा? जैसे हमें एलर्जी फील होगा तो स्नीजिंग होगा, पहले भी बता चुके हैं, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो उसके लिए जैसे ही हम एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं, तो जैसे एंटी हिस्टामिन्स लेंगे तो बॉडी के अंदर जो है हिस्टामिन का जो सिक्रीशन जो होना जो शुरू हुआ है मास्ट सेल से, वो एडवांस धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और जैसे ही वो स्लो होगा, हमारा जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्नीजिंग के फॉर्म में है या वाटरी आइज के फॉर्म में है या रनिंग नोज के फॉर्म में है, वो हमें अभी इन्वायरमेंट में देखो, इसमें प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट में ही चेंजिंग हो रहा है और डिफरेंट टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शंस पीपल्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं। रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफिंग, ये एलर्जिक कॉजेज होते हैं। यहाँ पर दिया है रनिंग नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, एडिमा भी हो सकता है, कफिंग, रैशेस, रेडनेस ऑफ आइज और स्किन। नेक्स्ट, अब एलर्जी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एलर्जी जो एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होते हैं, जिससे ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड कुछ स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। वो एलर्जी के सिम्टम्स को तुरंत ही कम कर देते हैं। टू डिटरमाइन काजेज ऑफ द एलर्जी, पेशेंट इज इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ सस्पेक्टेड एलर्जेंट। अगर हमें पता चल गया कि हाँ इसी तरह के पार्टिकल से या इस तरह के ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी में एलर्जी हुई है, हिस्टामिन तो अपना काम करेगा ही, जो भी बॉडी के अंदर अगर एंट्री कर रहा है कोई एलर्जेंट तो तुरंत हिस्टामिन का सिक्रीशन शुरू होगा। अब उसी हिस्टामिन के सिक्रीशन को ब्लॉक करने के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होता है, और वह ड्रग्स होता है क्या? एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, विच क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, और वह एलर्जी के सिम्टम्स को तुरंत कम कर देता है। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कई तरह के टेस्ट भी किए जाते हैं। टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ एलर्जी, पेशेंट इज इंजेक्टेड इन वेरी स्मॉल डोज ऑफ सस्पेक्टेड एलर्जेंट। कभी कभी वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीन को लगाने से पहले एक स्मॉल एरिया में बॉडी के डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले चेक करने के लिए उसके एक बॉडी के किसी पार्ट में उसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद से फिर उसका रिएक्शन देखते हैं। अगर उससे उसको अगर रिएक्शन से मीन्स उससे अगर एलर्जी है, तब वो ड्रग उसको नहीं दिया जाता है, या वो जो है वैक्सीन उसे नहीं दिया जाता है। तो वेरी स्मॉल डोज ऑफ द सस्पेक्टेड एलर्जेंस एंड द रिएक्शंस आर स्टडी, और फिर उसका रिएक्शन की स्टडी किया जाता है और उस पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है। या हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये जान जाते हैं कि हमें कुछ लोगों को ये डिफरेंट टाइप के डस्ट से एलर्जी होती है, पाउडर से एलर्जी होती है, स्मेल से एलर्जी होती है, पाउडरी सब्सटेंस है उससे एलर्जी होती है। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज़ लोअर्ड द इम्यूनिटी, और मॉडर्न डे का जो हम लोगों का ये लाइफ स्टाइल है, इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादातर हो चुकी है किस पर? एंटीबायोटिक्स पर, दवाओं के ऊपर हो चुका है। इसलिए एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द एलर्जेंस, इसलिए हम लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं और उस एलर्जेंस के कंटेक्ट में आ जा रहे हैं, जिसके बैड इफेक्ट हमारे बॉडी में एलर्जी के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एलर्जी का डायग्नोसिस किया जाता है डिफरेंट टाइप के दिए हुए किससे किससे एलर्जी हो सकती है। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बता चुके हैं। इम्यूनिटी क्या है? रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्यून या इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है? उसमें ऑलरेडी एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल बता चुके हैं। यहाँ पर है ऑटो इम्यूनिटी। जैसे हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ सेल और एक होते हैं नॉन सेल्फ सेल। सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल हम कह सकते हैं एंटीजेंस को, जो हमारे बॉडी के अंदर बाहर से एंट्री करते हैं।
और सेल्फ सेल्स वो होते हैं जैसे एंटीबॉडीज के फॉर्म में होते हैं, जो उससे फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या उसके इफेक्ट को कम करते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि अगर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वह इन्वेडर्स को न पहचान पाए, हम ऐसे कहें कि इन्वेडर एंट्री किया और एंट्री को उसको वह पहचान न पाया और अपने ही सेल्स को वह डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, तो इस तरह की इम्यूनिटी को कहते हैं कि हम ऑटो इम्यूनिटी। लेकिन यह एक डिसऑर्डर के फॉर्म में होता है। एक ऑलरेडी दिया है, इट इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल्स, अपने ही बॉडी सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। कभी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ऐसा हो जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया, उस केसेस में भी होता है। लेकिन इसलिए उसके पहले इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, आगे ड्रग्स और एल्कोहल जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे इस चीज़ को। तो रिजेक्ट इट्स ओन बॉडी सेल्स, अभी जस्ट बताया सेल्फ और नॉन सेल्फ, मीन्स कौन इन्वेडर है और कौन हेल्प करने वाला है, कौन फाइट करने वाला है, इसमें हमारे बॉडी के सेल्स पहचान नहीं पाते हैं। और फाइट करने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो सेल्फ सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि हेंस द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स दस द डैमेजिंग द बॉडी। तो हम समझ सकते हैं अगर हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, और इसी डिसऑर्डर को कहते हैं कि हम ऑटो इम्यूनिटी। लेकिन ये काफ़ी रेयर भी होता है और यह इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक तरह का आर्थराइटिस होता है जिसमें जो फिंगर्स होते हैं, लिम्स की जो फिंगर्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो इस तरह के डिजीज़ को कहते हैं कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और एक और डिजीज होता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एडिनल ग्लैंड्स जो है अफेक्टेड हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वह अफेक्ट हो जाता है ऑटो इम्यूनिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में कितने तरह के इम्यून सिस्टम पाए जाते हैं, मेन इम्यून सिस्टम के फॉर्म में क्या इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से ऑर्गन है। तो मेन जो होता है वो होता है लिम्फाइड ऑर्गन, इम्यून सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक द एंटीबॉडीज। लिम्फाइड ऑर्गन क्या है, इम्यून सेल्स क्या है और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्या है, नेक्स्ट में अभी देखेंगे। लिम्फाइड ऑर्गन्स के फॉर्म में होते हैं दो तरह के, एक होता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और एक होता है क्या, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, जिसमें स्प्लीन आता है। अब प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में द ऑर्गन वेयर द लिम्फोसाइट्स, जैसे बोन मैरो है, बोन मैरो का दिया हुआ ऑलरेडी। बोन मैरो प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर चाहे WBC ही है, चाहे WBC हो RBC हो, उसका जो फॉर्मेशन होता है वह कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। और WBC हमारे बॉडी के अंदर फाइट करता है इन्वेडर्स को, इसलिए WBC को कहा गया है क्या, सोल्जर्स ऑफ द फेमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट देन एट द ब्रेस्ट बोन एंड इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट रिड्यूसेस विद द एज एंड इट इज ए लिम्फाइड ऑर्गन, इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में आता है, सबसे पहले नेम आता है क्या, स्प्लीन का। आफ्टर मैच्योरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट। मैच्योरेशन के बाद से जो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं किसमें, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में। द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद द एंटीजन्स एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, प्रेयर्स पैचेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो सबसे पहले है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, इट इज ए लार्ज जस्ट बिलो द स्टोमच पाया जाता है, यह बिलो कह सकते हैं या साइड में कह सकते हैं, बिलो नहीं होता साइड में भी होता है, स्टोमच के जस्ट पास। इट इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन एंड कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फाइगोसाइट्स। फाइगोसाइट्स समझ सकते हैं, फाइगोसाइट्स का मतलब होता है कि जो माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेता हो। इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय द ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स। जो ब्लड के अंदर के जो माइक्रोब्स एंट्री करते हैं उनको एक तरह से फिल्टर करके और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। एंड इट हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट। साथ साथ इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। और व्हाइट इज कॉल्ड ब्लड बैंक बिकॉज इट इज द लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा रूप में ब्लड RBC
यहाँ पर स्टोर भी रहता है कि किसी रेयर केसेस में अगर बॉडी को कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो सीधे लिम्फोसाइट से, इस स्प्लीन से ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। सो इट इज कॉल्ड लार्ज। अब आते हैं लिम्फ नोड्स। बॉडी में कहाँ कहाँ लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। टॉन्सिल्स हो गया, एडिनॉइड हो गया, लिम्फ नोड्स हैं ये। थाइमस ग्लैंड जिसके बारे में भी जस्ट पता है, स्प्लीन है, और ये लिम्फ वेसल्स है। तो इसको हमें याद रखना होगा, एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी, लिम्फेटिक सिस्टम। दे ट्रैप द माइक्रोब्स। इनका काम क्या होता है? अभी जस्ट बताया, जो इन्वाइडर यानी बाहर से जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, उनको ये क्या करते हैं? वो ट्रैप करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीजेंस के फॉर्म में जो होते हैं, दैट इंटर्स द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, चाहे ब्लड के थ्रू आ रहे हैं या स्किन के थ्रू आ रहे हैं या माउथ के थ्रू आ रहे हैं, सलाइवा के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, जैसे भी एंट्री कर रहे हैं। एंटीजेंस ट्रैप इन द लिम्फ नोड्स एंड एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स एंड प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्सेस। अब आते हैं म्यूकोसल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये लिम्फाइड पॉलिकल्स हैं, ठीक है, लिम्फाइड टिश्यू का यह स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये मसल्स की लेयर्स होती है, या ल्यूमेन जो दिया हुआ है इंटेस्टाइन की लेयर है, और इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर में म्यूकस की लेयर पाई जाती है। और हमें पहले से पता है, हमारे नोज में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक लेयर, एक थिक लेयर पाई जाती है लिम्फ की। लिम्फाइड टिश्यू होते हैं जो लिम्फ का सिक्रेशन करते हैं, और वह यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में भी पाया जाता है। इट ट्रैप्स द माइक्रोब्स जो फूड के साथ आते हैं या किसी भी तरह से एंट्री करते हैं। 50% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म बाय द MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू से सिक्रेट्स होते हैं या फॉर्म होते हैं। एंड 16 डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। इफ यू हैव any doubt, you can contact me in Google Classroom. Thanks.